अब आप भाई लोग कैसे हो? अगर मैं कहूं कि ईयर AD 2000 तो इसमें AD का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, आफ्टर डेथ। चिल्लुए। जी हाँ, मुझे भी बचपन से यही लगता था कि AD का मतलब आफ्टर डेथ है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हें पता है कि AD की सही फुल फॉर्म क्या होती है तो वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ। तो भाई लोग, मेरा नाम है नमित, प्यार से लोग मुझे नीमो बोलते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निमोलॉजी में, जिसमें आज हम बात करेंगे एब्रीविएशंस के बारे में, जिसे भारत में सरल भाषा में कहते हैं फुल फॉर्म। तो बिना किसी शुरू करते हैं। नंबर 1, AM और PM। इसकी फुल फॉर्म तुम्हें पता होगी, मुझे भी पहले से पता थी, लेकिन फिर भी इसकी फुल फॉर्म को लेके कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि AM को बोल देंगे एट मॉर्निंग, आफ्टर मॉर्निंग, या PM को बोल देंगे पोस्ट मॉर्निंग या पोस्ट मिडनाइट, पोस्ट मिड डे। तो इस कंफ्यूजन से आज मैं दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं। AM और PM दोनों ही लैटिन वर्ड्स है, जिसमें AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम यानी कि बिफोर मिड डे, और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम यानी कि आफ्टर मिड डे। लेकिन इन्हें हम यूज क्यों करते हैं, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। धरती पे एक दिन 24 घंटों के बराबर होता है, यानी कि 24 आवर्स। अगर इन 24 आवर्स को हम इक्वली डिवाइड कर दें, यानी कि 12 आवर्स और 12 आवर्स, तो AM और PM का यूज होता है। रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कोई भी टाइम अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम AM का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमें दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कोई भी टाइम बताना है तो हम PM का यूज करते हैं। अब इस टाइम सिस्टम से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि पुराने जमाने में। उस टाइम पे सन और मून की मूवमेंट से दिन का कोई भी टाइम डिफाइन होता था। जब तक सूरज दिख रहा है तब तक दिन, जब तक चांद दिख रहा है तब तक रात, सिंपल। और इसी बेसिस पे आज का टाइम सिस्टम भी डिफाइन होता है। लेकिन तुम ये भी सोच रहे होगे कि सुबह के 5-6 बजे सूरज उग जाता है और शाम के 5-6-7 बजे तक चलता रहता है। इस बीच में अगर टाइम को डिफाइन करना हो तो AM और PM दोनों आ जाते हैं। ऐसा क्यों? अब इसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, लेकिन मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो वैलिड रीजन है वो ये हो सकता है कि जो दिन होते हैं वो गर्मियों में बड़े होते हैं और सर्दियों में छोटे। इसीलिए दिन के 24 घंटे को इक्वली डिवाइड करने के लिए हम सन और मून की मूवमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, BC एंड AD। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि AD का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता। मुझे भी पहले यही लगता था यार, पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोचता था। तो BC और AD की जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो है बिफोर क्राइस्ट और आनो डोमिनी, और ये दोनों भी लैटिन वर्ड्स हैं। किसी भी ईयर को जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर में डिफाइन करने के लिए BC और AD का यूज होता है। जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर अलग अलग एम्पायर और टाइम जोन में ईयर्स को डिफाइन करने के लिए बनाए गए थे। इन दोनों कैलेंडर्स में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं और काफी सारे डिफरेंसेस हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको बस ये बता देता हूं कि BC और AD यूज क्यों होते हैं। BC और AD में जो सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस है वो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म। तो एक टाइमलाइन से मैं तुम्हें समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आया 100 BC, 50 BC, 10 BC, 1 BC। उसके बाद हुआ जीसस क्राइस्ट का बर्थ, यानी कि उनका जन्म, और उसके बाद आया AD 1, AD 2, AD 3 एंड सो ऑन। अब तुम सोच रहे होगे कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो 0 ईयर से डिफाइन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर दोनों में 0 ईयर का कभी भी यूज नहीं किया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो 1 BC और AD 1 को डिफाइन करने का सेंटर पॉइंट है। लेकिन विकिपीडिया पे जाके मुझे ये पता लगा कि जीसस क्राइस्ट का जो एक्चुअल बर्थ है वो 6 to 4 BC के बीच में हुआ था। और इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है और आपको पता है कि विकिपीडिया पे आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब भाई BC और AD का मतलब तो तुम्हें समझ आ गया, लेकिन इसे यूज करने में हम आज भी गलती कर देते हैं। अगर तुम्हें ईयर 2000 को BC में डिफाइन करना है तो पहले लिखा जाएगा 2000 और उसके बाद आएगा BC, यानी कि 2000 BC। और अगर इसे ही तुम्हें AD में डिफाइन करना है तो पहले आएगा AD और फिर आएगा 2000, यानी कि AD 2000। आ गया समझे? चले आगे। नंबर 3, ETC, यानी कि हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वगैरह वगैरह इत्यादि। अब भाई मुझे ये तो पता है कि ETC की फुल फॉर्म तुम्हें पक्का पता होगी, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में तुम पक्का गलती करते होगे, ये भी मुझे पता है। ETC भी एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा। ध्यान से सुनो, एटसेट्रा। अब भाई मुझे ये बताओ कि बचपन से लेके आज तक तुम में से इसे एटसेट्रा कौन बोलता था? मैं तो इसे एटसेट्रा ही बोलता था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एटसेट्रा एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है द रेस्ट। इसी वजह से हम ETC को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, सिद्धू, साहिल, सचिन, रिंकू, ETC यानी एटसेट्रा। और ETC यानी कि एटसेट्रा को यूज करने का जो सही तरीका है, यानी लिखित में ETC के बाद लगाना होता है कॉमा या फिर ETC डॉट कॉमा। अब ETC को लिखने में कभी गलती मत
करना है यार। एक और एब्रीविएशन या फुल फॉर्म है जो मुझे बचपन से लेके आज तक भाई बहुत मजेदार लगती है, क्योंकि भाई इसकी फुल फॉर्म मुझे बचपन में ही पता लग गई थी और मैं तब से लेके आज तक सभी के मजे लेता हूं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको MBBS की फुल फॉर्म पता है? यार देखो, चीटिंग नहीं यार, गूगल नहीं करना यार, अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि MBBS की फुल फॉर्म तुम्हें क्या लगती है। नंबर 4, EG और IE। मुझे पक्का पता है यार, ये तुमने कई बार यूज किया होगा और इसका मतलब भी तुम्हें सरल भाषा में पता होगा, लेकिन एग्जैक्ट फुल फॉर्म और मीनिंग ये शायद तुम्हें नहीं पता होगी। अब भाई EG एग्जाम्पल के लिए यूज होता है और IE दैट इज के लिए, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन EG की जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो है एग्जाम्पली ग्रेशिया, जो कि अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। और भाई IE की फुल फॉर्म होती है इड एस्ट, जो कि अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट इज या फिर दैट इज टू से। नंबर 5, CC और BCC। यार ये तो तुम दिन में बहुत बार यूज करते हो, तुम्हें पक्का पता होगा, लेकिन कुछ मुझ जैसे अनपढ़ और क्यूरियस लोगों के लिए मैं इसके बारे में अच्छे से बताता हूं। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और भाई एक लैटिन वर्ड नहीं है। और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर आप ईमेल्स यूज करते हैं तो CC और BCC आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन ईमेल्स जैसे डिजिटल जमाने से पहले फिजिकल टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था, और ये दोनों टर्म CC और BCC वहीं से आए थे। अब एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जब टाइपराइटर का इस्तेमाल होता था तो एक और डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाने के लिए 2 पेजेस के बीच में कार्बन को रखा जाता था, इसीलिए ये हुआ कार्बन कॉपी। अब BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी को प्रिपेयर करने के लिए CC और एक और पेज के बीच में एक और कार्बन रखा जाता था, जिससे बनता था ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब CC और BCC को सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं आजकल का एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप गए एक स्टोर में, वहां जाके आपने कुछ परचेज किया, तो जब उसकी बिलिंग होती है तो वहां पे 2 बिल्स प्रिंट होते हैं, एक होती है ओरिजिनल कॉपी, एक होती है कस्टमर कॉपी। अब इसे ईमेल की भाषा में समझा जाए तो 2 हो गया ओरिजिनल कॉपी और CC हो गया कस्टमर कॉपी। अब इसके बाद एक और कॉपी प्रिंट करे जो कि ना ओरिजिनल है और ना कस्टमर कॉपी, तो वो हो गया BCC। और अगर ईमेल्स की भाषा में BCC को समझा जाए तो BCC में जितने भी लोगों के पास मेल जाती है उनमें से आपस में किसी को भी नहीं पता होता कि भाई किस किस के पास मेल गई है। तो आ जाते हैं आज के आखिरी पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6, जो कि है RSVP। RSVP ना ही लैटिन है ना ही इंग्लिश, ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसकी फुल फॉर्म है रिपोंडे सिल वू प्ले, जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड या फिर प्लीज रिप्लाई। आजकल के टाइम पे RSVP के साथ रिग्रेट्स ओनली का भी इस्तेमाल होता है, जिसका ये मतलब होता है अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो ये इनविटेशन एक्सेप्टेड की तरह माना जाएगा। अब भाई इंडिया में तो आपने बहुत बार देखा होगा RSVP शादी के कार्डों में लिखा होता है। अब RSVP का मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन इन शादी के कार्डों को कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, ऐसी धूल मिट्टी खा रहे होते हैं। मुझे तो भाई ये भी डाउट है, ये जो इनविटेशन कार्ड बनाने वाले लोग हैं ना, इन्हें भी RSVP का मतलब नहीं पता होता। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी फर्म के पास जा रहे हो या किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के पास जा रहे हो इनविटेशन कार्ड को प्रिंट कराने के लिए, अगर वो RSVP लिख रहे हैं तो उनसे प्लीज इसका मतलब पूछना। इस वीडियो की प्रिपरेशन के लिए भाई मेरे तो बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर हुए। अगर इस वीडियो के साथ आपका भी यही एक्सपीरियंस था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो इतनी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। भाई ये टर्म सब लोग यूज करते हैं और फुल फॉर्म ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो कि आपको कौन कौन सी फुल फॉर्म पता थी और कौन कौन सी नहीं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई मुझे बहुत जरूरत है इसकी। तो आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, यहीं तक था मेरा और आपका इस वीडियो में सफर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।